नमस्कार, मैं हूं प्रकाश श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। अस्सी मिनट का वीडियो, 24 पन्नों का आखिरी खत, फांसी के फंदे पर झूलती एक लाश और कमरे में लगी एक तख्ती जिस पर लिखा था कि जस्टिस इज ड्यू, यानी इंसाफ अभी बाकी है। हम किसी क्राइम सीन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उस क्राइम की जो हमारे सिस्टम ने, हमारे कानून ने एक युवा इंजीनियर के साथ किया है। हम बात कर रहे हैं अतुल सुभाष की, जिसने अपनी पत्नी, अपने ससुराल वालों, हमारी न्यायिक व्यवस्था और एक जज पर रिश्वतखोरी का आरोप लगाकर अपनी जिंदगी खत्म कर दी। लेकिन अतुल की मौत कई सवाल खड़े कर गई है, और हमारे सिस्टम को, हमारी कानून व्यवस्था को और हमारे समाज को भी ना केवल अतुल के उठाए सवालों का जवाब देना होगा, बल्कि इनका स्थायी हल भी निकालना होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ना जाने कितने हजारों अतुल काल के गाल में समा जाएंगे और उनके सुसाइड लेटर पर लिखा होगा जस्टिस इज ड्यू। अतुल और उसके परिवार और उसकी पत्नी ने, निकिता ने 498 का केस अतुल पर दर्ज किया था। आज इस देश में बहस होना चाहिए कि आखिर धारा 498A का गलत इस्तेमाल कब बंद होगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट भी इस पर चिंता जता चुका है। अतुल ने मरने से पहले 80 मिनट के वीडियो में उस प्रताड़ना की दर्दनाक दास्तां सुनाई है जो उसे अपनी पत्नी निकिता से मिली है। इसलिए आज हमारे समाज को इस पर गंभीरता से विचार करना होगा कि पीड़ित सिर्फ महिलाएं नहीं होती, पुरुष भी पीड़ा और उत्पीड़न का शिकार होते हैं और उसे झेलते हैं। यह और बात है कि उनके लिए कभी कोई कैंडल मार्च नहीं निकाला जाता। अतुल ने अपनी मौत से पहले एक महिला जज पर गंभीर आरोप लगाए। ऊंची अदालतों में बैठे बड़े बड़े जस्टिस साहिबान को अतुल की आवाज सुनना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ना जाने कितने अतुल इस देश की किसी छोटी अदालत के बाहर बनी गटर में अपनी अस्थियों को बहा देने की कसम देकर चले जाएंगे। आज ये प्रण लेना होगा कि भले ही जीते जी अतुल को इंसाफ ना मिला हो, लेकिन कम से कम उसकी अस्थियों को मां गंगा की गोद नसीब हो जाए। आज पूरा सच में आपको अतुल की दर्दनाक दास्तां के पीछे छुपा पूरा सच, या यूं कहें कड़वा सच बताएंगे। और ये पूरा और कड़वा सच बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि जस्टिस इज ड्यू, यानी इंसाफ अभी बाकी है। अतुल सुभाष अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अपनी जान देकर उन्होंने सोए हुए सिस्टम को फिर से उसमें जान फूंकने की कोशिश की है। आज हम आपको अतुल की जिंदगी का पूरा सच बताएंगे, लेकिन उसके पहले आपको यह बताना जरूरी है कि अतुल को किस तरह से कोर्ट की तारीखों ने और पूरी न्याय व्यवस्था ने उस दो राहे पर खड़ा कर दिया जहां उसे मौत के अलावा मुक्ति का कोई दूसरा मार्ग नजर नहीं आया। अतुल की पत्नी निकिता ने उस पर कई मुकदमे लादे थे। उसने अतुल पर 6 केस लोअर कोर्ट में और 3 केस हाई कोर्ट में लगाए थे। निकिता ने अतुल के माता पिता और भाई के ऊपर हत्या का प्रयास, अननेचुरल सेक्स, घरेलू हिंसा और दहेज लेने जैसे कई आरोप लगाए थे। यहां तक कि निकिता ने एक केस में अपने पिता की मौत के लिए भी अतुल को हत्या का आरोपी बना दिया था। इन सब मुकदमों में कोर्ट ने अतुल को 120 तारीखें दी। जी हां, 120 तारीखें। कोर्ट की पेशी में अतुल को 40 बार, जी हां 40 बार जौनपुर जाना पड़ा, जबकि अतुल को उसके दफ्तर से सिर्फ 23 छुट्टियां मिल सकती थी। अतुल तारीख पर तारीख से इतना टूट गया कि उसने एक दिन अपनी मौत की तारीख तय कर ली। लेकिन मरने से पहले अतुल ने अपने सुसाइड लेटर में जो लिखा है वो पूरे सिस्टम पर एक तमाचा है। अतुल ने लिखा है कि वो इसलिए मर जाना चाहते हैं क्योंकि वो अपने पैसों से अपने दुश्मन को ही बलवान बना रहे हैं। इतने उनके दिए टैक्स से अदालत, पुलिस और पूरा सिस्टम चलता है। अतुल ने अपने वीडियो में कहा कि मैं नहीं रहूंगा तो ना तो ये पैसा होगा और ना ही मेरे माँ बाप और भाई को परेशान करने की कोई वजह होगी। अतुल के आखिरी शब्द थे कि यदि कोई भ्रष्ट जज मेरे गुनहगारों को बरी कर देता है तो मेरी अस्थियां उसी अदालत के बाहर गटर में बहा दी जाएं। आइए सुनते हैं अतुल के आखिरी शब्द। मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं जो हैं ये हैं, ज्यादा मुझे उम्मीद तो नहीं है। मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता है, तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर
इतने सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं, हमेशा हमेशा के लिए मैं ये अपना लेसन सीखता रहूं कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की। हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि अतुल की अंतिम इच्छा, उसके अंतिम शब्द इस देश के सिस्टम में बैठे लोग सुन रहे होंगे। आइए अब आपको सुनाते हैं अतुल की जिंदगी की दर्दनाक कहानी, खुद अतुल के शब्दों में। अतुल ने मरने से पहले जो बताया है उसके मुताबिक अतुल ने 2019 में एक मैट्रिमोनियल साइट के माध्यम से निकिता से शादी की थी। कई सपने उसने बुने थे। अतुल एक एआई इंजीनियर थे और निकिता भी पढ़ी लिखी थी, इंजीनियर थी और एमबीए है और एक अच्छी खासी नौकरी करती है। शादी के अगले साल उन्हें एक बेटा भी हुआ। अतुल का कहना है कि उनकी पत्नी और पत्नी का परिवार हमेशा उनसे पैसों की डिमांड करता रहता था, जो वो पूरी भी करते थे। अतुल का कहना है कि लाखों रुपए अपनी पत्नी के परिवार को उन्होंने दिए, लेकिन जब उन्होंने और पैसे देना बंद कर दिया तो उनकी पत्नी निकिता 2021 में उनके बेटे को लेकर बेंगलुरु छोड़कर चली गई। अतुल हर महीने अपनी पत्नी को 40,000 रुपए गुजारे भत्ते के देते थे, लेकिन फिर भी उनकी पत्नी 2 लाख रुपए महीना मांग रही थी। इतना ही नहीं, अतुल का कहना है कि उन्हें उनके मासूम बेटे से भी नहीं मिलने दिया जाता था। सुनिए अतुल की दर्द भरी कहानी, खुद अतुल के शब्दों में। दूसरा केस जो हम पे डाला उसने सीआरपीसी 125 के अंदर मेंटेनेंस के लिए। हालांकि यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इस मेंटेनेंस केस में मेरे पत्नी की डिमांड मुझसे 2 लाख रुपए प्रति महीने थी। 1 लाख रुपए मेरे 2 साल से कम उम्र के बच्चे के भरण पोषण के लिए और 1 लाख रुपए अपने भरण पोषण के लिए। इसमें हमने सेक्शन 26 के अंतर्गत मैंने अपने बच्चे से मिलने का भी आवेदन दिया, जिस पे ऑब्वियसली कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। अपने आखिरी वीडियो में अतुल ने अपनी पत्नी और उसके परिवार को आत्महत्या का जिम्मेदार बताया है। इसके साथ ही उन्होंने जौनपुर फैमिली कोर्ट की जज रीता कौशिक पर भी कई संगीन आरोप लगाए। अतुल ने जज रीता कौशिक पर उत्पीड़न के आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी अदालत में तारीख के लिए पेशकार को भी घूस देनी पड़ती थी। साल 2022 में अतुल के मुताबिक पेशकार के जरिए उनसे 3 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की गई और घूस देने से इनकार करने पर कोर्ट ने उनके खिलाफ गुजारे भत्ते का आदेश जारी कर दिया। अतुल ने आरोप लगाया है मरने से पहले कि जज रीता कौशिक ने उन पर 3 करोड़ रुपए मेंटेनेंस देने का दबाव भी बनाया था और अतुल के आरोपों के मुताबिक जज रीता कौशिक ने उनसे सीधे 5 लाख रुपए की रिश्वत भी मांगी थी, जो बेहद संगीन आरोप है। लेकिन अतुल का सबसे गंभीर आरोप यह है कि जब उन्होंने कोर्ट में आत्महत्या की बात की तो उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि वो अभी आत्महत्या कर सकते हैं। अतुल का आरोप है कि अतुल की पत्नी के इस बयान पर जज रीता कौशिक जोर जोर से ठहाका लगाकर कोर्ट में हंसने लगी। आइए सुनते हैं अतुल ने जज रीता कौशिक पर क्या आरोप लगाए। मुझे जब मैं गया कोर्ट में तो अंदर बुलाया गया। अंदर बुलाया तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी पहले से ही अंदर है और जज ने बोला कि तुम ये कोर्ट के केसेस सेटल क्यों नहीं कर लेते हैं। मैंने बोला कि मैम, इन्होंने आपके जो 20,000 के इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर है उसके बाद इन पहले 1 करोड़ मांग रहे थे, अब 3 करोड़ मांग रहे। तो इस पर जज का रिप्लाई ये था, इसका मतलब कि तुम्हारे पास 3 करोड़ होंगे तभी तो मांग रही। ये सुनकर मैं और भी शॉक था। मैंने फिर बोला कि मैम, अगर आपको पता नहीं तो लाखों लोग इन गलत केसेस की वजह से लाखों आदमी सुसाइड करते हैं। यहाँ पर मेरी पत्नी बोलती है कि तो फिर तुम क्यों नहीं कर लेते। और ये सुन के वो जज हंस पड़ती है। ये तो सुनने के बाद मैं स्पीचलेस ही था, मैं चुपचाप खड़ा था। फिर जज ने मेरी पत्नी को बाहर जाने को बोला और मुझसे बोला कि देखो, ये केसेस तो ऐसे ही चलते हैं, सारे केसेस ऐसे ही डाले जाते हैं, झूठे होते हैं, सबको पता है, लेकिन सिस्टम ही यही है। तुम इसे सेटल कर लो, मैं तुम्हारे सेटल करवा देती हूँ। 5 लाख रुपए तुम दो मुझे
और मैं तुम्हारा केसेस सेटल करवा दूंगी इसी कोर्ट में। तो इस वीडियो में अतुल सुभाष ने जौनपुर फैमिली कोर्ट के सिर्फ एक जज की शिकायत ही नहीं की, बल्कि पूरे देश की न्याय व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। हालांकि ऐसा नहीं है कि देश की बड़ी अदालतों से यह बात छिपी हुई है। देश की अदालतों को भी मालूम है कि घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न का यह कानून जेंडर न्यूट्रल नहीं है और इसके दुरुपयोग की कहानियां भी कम नहीं है। अब इसे संयोग ही कहा जा सकता है कि जिस दिन अतुल इंसाफ की आस छोड़कर जिंदगी की सांस से नाता तोड़ने वाला वीडियो उनका जब वायरल हो रहा था, ठीक उसी दिन यानी 10 दिसंबर को ही सुप्रीम कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न के एक मामले में इस कानून के गलत इस्तेमाल पर गंभीर चिंता जताई। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि यह आम बात हो गई है कि शादी में विवाद होने पर पति के पूरे परिवार को फंसाने की कोशिश होती है। ऐसे में अगर बिना ठोस सबूत और विशेष आरोप के अभाव में केस में परिवार के सदस्यों का नाम जोड़ा जाता है तो इस पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि कई बार पति और उसके परिवार के खिलाफ आईपीसी की धारा 498A का सहारा लिया जाता है ताकि पत्नी की अव्यावहारिक मांगों को पूरा कराया जा सके। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि धारा 498A के तहत क्रूरता झेल रही किसी भी महिला को शिकायत करने से नहीं रोका जाना चाहिए, लेकिन इस धारा का इस्तेमाल सिर्फ उस स्थिति उस हालात में हो जब मामला स्पष्ट हो, साफ हो और पुख्ता हो। तो ये अदालत ने कहा है। और ऐसा पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के गलत इस्तेमाल को लेकर सख्त टिप्पणी की है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट और देश भर के कई हाई कोर्ट्स इन कानूनों के गलत इस्तेमाल पर टिप्पणियां कर चुके हैं। इसी साल, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 29 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के एक व्यक्ति को दहेज उत्पीड़न के आरोपों से बरी करते हुए कहा था कि निचली अदालत को ऐसे मामलों में पहले पूरी जांच कर लेना चाहिए, क्योंकि बड़ा चढ़ाकर लगाए गए आरोपों से व्यक्ति को उन आरोपों की सजा काटनी पड़ती है जिसका कोई सबूत ही नहीं होता है। इसी साल 24 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के कोर्ट्स को दहेज उत्पीड़न के मामलों में सावधानी बरतने को कहा ताकि निर्दोष जो हैं, जो बेगुनाह हैं, वो परेशान ना हो। 28 सितंबर 2024 इसी साल एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ससुराल वालों को प्रताड़ित करने के लिए गलत नियत से केस दर्ज कराया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट की ड्यूटी है कि वो आरोपों की सही तरह से जांच करे और ज्यादा सजग रहे जब आरोप दुर्भावना के साथ लगाए जा रहे हो। 11 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा के मामलों से निपटने वाली धारा 498A देश में सबसे ज्यादा दुरुपयोग किए जाने वाला कानून है। इसी साल 7 अगस्त को बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक ऐसे ही मामले में लड़के के दादा दादी को फंसाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की थी और कहा था कि इस धारा के दुरुपयोग के चलते कभी कभी बिस्तर पर पड़े व्यक्ति को भी इसमें फंसाया जाता है। 21 अगस्त 2023 को कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए कहा था कि दहेज जैसी बुराई को खत्म करने के लिए धारा 498 को लाया गया था, लेकिन इसके गलत इस्तेमाल ने कानूनी आतंकवाद यानी लीगल टेररिज्म को बढ़ा दिया है। सोचिए कितनी गंभीर टिप्पणी है। और अतुल सुभाष ने मौत को गले लगाने से पहले अपने कई करीबी लोगों को संदेश भेजे थे। जब पुलिस को सूचना दी गई और कमरे को तोड़ा गया तो अतुल का बेजान जिस्म फंदे पर झूल रहा था और उसके बेजान जिस्म के पास एक तख्ती टंगी हुई थी जिस पर लिखा था जस्टिस इज ड्यू, यानी इंसाफ बाकी है। जस्टिस इज ड्यू, इन 3 शब्दों ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। पिछले 24 घंटे में सोशल मीडिया पर अतुल को इंसाफ दिलाने के लिए लाखों लाख पोस्ट किए जा चुके हैं। इतना ही नहीं, अतुल की मौत के लिए उनकी पत्नी को भी लोग जिम्मेदार मान रहे हैं। इस वजह से निकिता सिंघानिया के नाम का सोशल मीडिया पे कल रात से उनका नाम ट्रेंड कर रहा है और अब तक अकेले एक्स पर #निकिता सिंघानिया के नाम से करीब 1 लाख पोस्ट हो चुके हैं। हालांकि अतुल ने अपने सुसाइड नोट में 5 लोगों को अपनी मौत का जिम्मेदार माना है। उन्होंने पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया, निकिता के भाई अनुराग सिंघानिया और पीयूष सिंघानिया और चाचा ससुर सुशील सिंघानिया के अलावा जौनपुर फैमिली कोर्ट की जज रीता कौशिक का भी नाम लिखा है। और बेंगलुरु की मराठहल्ली पुलिस ने
अतुल के भाई विकास की शिकायत पर अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया समेत 4 लोगों के खिलाफ बीएनएस की धारा 108 के तहत अब एफआईआर दर्ज कर ली है। लेकिन अभी तक जज रीता कौशिक को लेकर क्या एक्शन लिया जा रहा है, क्या एक्शन लिया जाएगा, ये बिल्कुल भी साफ नहीं। तो अतुल बिहार के समस्तीपुर के पूसा के रहने वाले थे। उनकी मौत के बाद उनका परिवार सदमे में है। मां अपने आंसू नहीं रोक पा रही है और पिता भी सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। परिजनों का कहना है कि दहेज के एक तरफा कानून ने अतुल की जान ले ली। आइए सुनते हैं इस दुख भरे परिवार का क्या कहना है। मेरा बच्चा सब बर्दाश्त किया, हम लोग को भी नहीं सहने दिया। अपना कष्ट अपने झेलता रहा, अंदर ही अंदर घुट गया, एकदम बर्दाश्त से बाजुल कर दी। मेरा बच्चा एकदम अंदर से टूट गया था। रे बाप रे बाप। मार्च के महीना में वो गया था। मार्च के महीना के बाद जब आया ना तो कहा कि पापा वहाँ का जो मीडिएशन का जो जज है, चाहे जो भी लोग है, वकील है, चाहे जज है, जो भी है, वो वहाँ की कानून व्यवस्था जो लॉ है अपने भारत का, उस लॉ से नहीं चलता है। लोग बहुत हेरासमेंट था उसके साथ। मेरा भाई ऐसा था कि शादी करने के बाद ऐसा नहीं है कि उसको घर पे भी काम करना पड़ा होगा कभी, मुझे लगता है कि कभी नहीं करवाया होगा। ही अर्न दैट मच ऑफ मनी कि वो सारी चीज़ें समझता था और करता था, सब कुछ किया उसने उसके लिए। बट जो भी चीज़ हुआ अनफॉर्चुनेट हुआ और मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ कर सकता है। अदरवाइज़ इवन एक बार भी, सिंगल बार भी एक बार वो मेरे से डिस्कस किया होता या पापा से डिस्कस किया होता तो आई गेस कि मैं उसको यहाँ से निकाल के लेके गया होता। तो अतुल की आत्महत्या के मामले में अब उनकी पत्नी और आरोपी निकिता के परिवार की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। निकिता के चाचा सुशील सिंघानिया, जो खुद एक आरोपी हैं, उन्होंने अपने परिवार के ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा है कि जब निकिता जौनपुर आएगी तो वो अपने परिवार पर लगे हर एक आरोप का जवाब देगी। सुबह जो आरोप लगाने सारा निराधार है। जो निकिता है वो बाहर है, वो जब आ जाएगी तो सारी हर चीज़ का जवाब देगी। हर चीज़ जितनी भी उन्होंने ब्लेम लगाया, सारे सब चीज़ का एक्सक्यूज है उसके पास में। लेकिन अब मैं तो इस बारे में तो एकदम दूसरे मकान में रहता हूँ, रिश्ते में उसका ताऊ जरूर हूँ गार्जियन के रूप में, लेकिन बाकी सारा केस का सिलसिले में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा मेरे को जानकारी नहीं हो। तो आज पूरे देश में सबसे ज्यादा चर्चा धारा 498A की हो रही है। इस धारा को अगर आम भाषा में समझें तो इसका मतलब होता है कि अगर किसी शादीशुदा महिला पर उसके पति या उसके ससुराल वालों की ओर से कोई इसी तरह की क्रूरता की जा रही है तो महिला आईपीसी की धारा 498A के तहत केस दर्ज कर सकती है। लेकिन पिछले कुछ सालों से यह कहा जा रहा है कि इस धारा 498A का ज्यादातर मामलों में गलत इस्तेमाल हो रहा है। आइए इसे लेकर क्यों बहस हो रही है, इसका पूरा सच कानूनी पहलू के साथ समझते हैं। हर साल महिलाओं के खिलाफ अपराध के जितने भी मामले दर्ज होते हैं उनमें से 30% ज्यादातर जो हैं 30% के आसपास धारा 498A के ही होते हैं। वहीं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के मुताबिक 2021 में धारा 498 के तहत देश भर में कुल 1,36,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। लेकिन हैरानी की बात है कि धारा 498 के मामलों में कन्विक्शन रेट यानी सजा मिलने का जो प्रतिशत है वो बहुत कम है, सिर्फ 17% है। यानी 498 में अगर 100 केस दर्ज होते हैं, 100 मामले दर्ज होते हैं तो 17 केस में ही दोषी को या आरोपी को सजा मिलती है। 2021 में कोर्ट्स ने धारा 498 के करीब 25,000 मामलों में ट्रायल पूरा हो गया है। इनमें से करीब 4,000 मामलों में ही आरोपी पर दोष साबित हुआ, बाकी मामलों में या तो समझौता हो गया या फिर आरोपी ही बरी हो गए। इसी साल सितंबर में, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, कि सुप्रीम कोर्ट भी 498 के दुरुपयोग पर चिंता जता चुका है। जुलाई 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने 498 के तहत तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिए थे कि जांच पड़ताल के बाद ही सोच समझकर पुलिस गिरफ्तारी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट 498A और घरेलू हिंसा कानून को सबसे ज्यादा दुरुपयोग किए जाने वाले कानूनों में से एक बता चुका है। हमने आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाया भी था।
और 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी की धारा 498 को लेकर कुछ निर्देश जारी किए थे। ये बहुत ध्यान से सुनिए। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी महिला के साथ क्रूरता हुई है तो उसे क्रूरता करने वाले व्यक्तियों और उनकी वजहों के बारे में भी बताना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा था कि पीड़ित महिला को साफ साफ बताना होगा कि किस समय किस दिन उसके साथ पति या उसके ससुराल वालों ने किस तरह की क्रूरता की, यानी सबूत देने होंगे। और केवल, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि केवल यह कह देने से कि उसके साथ क्रूरता हुई है, इससे धारा 498A का मामला नहीं बनता। हालांकि निचली अदालतें कई बार सुप्रीम कोर्ट के ऐसे निर्देशों पर ध्यान नहीं देती। वहीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा भी मानते हैं कि धारा 498A और दहेज विरोधी कानून का दुरुपयोग हो रहा है और इसमें बदलाव किए जाने की अब जरूरत आ चुकी है। 498A का जहां तक सवाल है, आप भी जानती है, पूरा समाज जानता है कि आज की तारीख में इसका दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है, सदुपयोग कम हो रहा है। जेन्युइन केसेज की संख्या कम हो गई। इन लॉज को मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, मामा मामी, मौसा मौसी, सबको फंसा दिया जाता है। तो ऐसे केस में कोर्ट तो लिबरल हो गए हैं, क्वाश भी कर देते हैं, बेल के मामले में लिबरल हो गए हैं, लेकिन ये प्रावधान जो कानून का होना चाहिए उसमें थोड़े बदलाव की आवश्यकता है। एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो बिफोर लॉजिंग द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। कंप्लेंट लॉज करने के पहले एक इंक्वायरी हो। अगर प्राइमा फेसाई केस पाया जाता है, जो भी एक्यूज्ड बनाए जा रहे हैं, तब जाके उसको एफआईआर लॉज किया जाए। बेल को नॉन बेलेबल अभी तक है, उसको बेलेबल कर दिया जाए। चूंकि बहुत ही छोटी बात पे घर में छोटा सा झगड़ा हुआ, 498 का केस जो है सो महिलाएं कर देती है। मैं महिलाओं को दोष नहीं देता हूं, लेकिन चंद महिलाओं की वजह से जिन लोगों ने इसका दुरुपयोग करना शुरू किया है, बहुत सी महिलाओं को अब दिक्कत होगी अगर कानून में बदलाव होता है तो। लोग कहते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन यह सिर्फ एक फिल्मी डायलॉग से ज्यादा कुछ नहीं। और इंजीनियर अतुल सुभाष की खुदकुशी ने यह साबित भी कर दिया। अतुल की मां भी चीख चीख कर बोल रही है कि मेरा बेटा इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था, लेकिन वो अंदर से टूट गया था। अब हर कोई ये पूछ रहा है कि क्या पीड़ित सिर्फ महिलाएं होती हैं और पुरुष क्या सिर्फ उत्पीड़न करने वाला होता है? हमें सच को स्वीकार करना होगा कि कई मामलों में पुरुष भी पीड़ित होते हैं, उस पर भी मानसिक अत्याचार होता है। लेकिन अफसोस, अतुल जैसे पुरुषों के लिए ना तो इस देश में कैंडल मार्च निकाले जाते हैं, पोस्टर नहीं लहराए जाते हैं और नारे नहीं लगाए जाते, ढपली नहीं बजाई जाती। अतुल अकेला नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि आत्महत्या करने वालों में विवाहित पुरुषों की संख्या बहुत ज्यादा है। 2021 में एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में करीब 1,64,000 लोगों ने आत्महत्या की और खुदकुशी करने वालों में करीब 81,000 विवाहित पुरुष थे। वहीं 28,680 विवाहित महिलाएं भी थी जिन्होंने खुदकुशी की। यानी अगर 100 विवाहित पुरुष आत्महत्या करते हैं तो उसकी तुलना में आत्महत्या करने वाली विवाहित महिलाओं की संख्या होती है 22। ये बहुत बड़ा अंतर है। अब आगे सुनिए। 2021 में लगभग 33% पुरुषों ने पारिवारिक समस्याओं के कारण और 5% ने विवाह संबंधी मुद्दों के कारण अपनी जीवन समाप्त कर दिया। ये आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि इस देश में पुरुषों की आवाज भी उठाई जाना चाहिए। तो पूरा सच में वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे अतुल सुभाष की आत्महत्या पर देश भर में क्यों है जबरदस्त आक्रोश। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद,
हम सब की पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाए रिश्ते बनाए। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। तो अतुल सुभाष की मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। सोशल मीडिया पर जबरदस्त आक्रोश है। डाइनिंग टेबल से लेकर चाय की दुकानों तक इसकी ही चर्चा है। घूम फिरकर बात यही आती है, जस्टिस इज ड्यू। तो आइए सुनते हैं इस मामले पर सामाजिक कार्यकर्ताओं का क्या कहना है। जो अन्याय पुरुषों के साथ हो रहा है, हम कब तक मूक दर्शक बन करके देखते रहेंगे? हम कब तक चुप रहेंगे? क्या इंसान नहीं है पुरुष? अगर महिलाओं के लिए इस देश में जस्टिस की बात करती जाती है तो अभी कहां है? अभी क्यों नहीं हो रही जस्टिस की बातें? अभी क्यों नहीं हम कैंडल मार्च कर रहे? क्यों नहीं पूरा एक देश एकजुट होकर के बाहर निकलता? और जब तक जस्टिस नहीं मिलेगी अतुल सुभाष को, मैं तो नहीं चुप रहूंगी। न चाहूंगी पूरा देश जागे और अतुल के लिए इस लड़ाई में हम कम से कम आज आगे आए, क्योंकि अतुल जैसे लाखों मर रहे, नाम सिर्फ बदल जाते हैं। ये सब चीजें जांच में सामने आएगा तभी पता चल पाएगा कि इसमें क्या सही है क्या नहीं। लेकिन जो मर रहा है व्यक्ति वो कभी झूठ नहीं लिख के जाएगा, हम मानते हैं। उससे कुछ ना कुछ उसमें सच्चाई जरूर होगी, पूरी ना हो लेकिन थोड़ी बहुत सच्चाई अवश्य होगी। इसकी जांच होनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि वो पत्नी जिसने पैसे की हवस में अपने पति की जान ली है और वो पुलिस जिसने ये फर्जी केस लिखे हैं, उन दोनों पे मुकदमे कायम किए जाए। अगर इन कानूनों का इस तरह दुरुपयोग होगा तो फिर जो है इनका जो जेन्युइन केसेस है महिलाओं के, उनको न्याय नहीं मिलेगा। सुसाइड जजेस के जुडिशियल कॉन्डक्ट पे भी फिंगर्स उठाती है कि कैसे ऐसे केसेस लिख दिए जाते हैं और तारीख पे तारीख पड़ती है कि लोग दुखी होके सुसाइड कर लेते हैं। तो इस मामले की सभी राजनीतिक दलों के लोग जो हैं, नेता जो हैं, एक सुर में निंदा कर रहे हैं। तो अब आइए सुनते हैं इस मामले पर राजनीतिक दलों के नेताओं का क्या कहना है। उनका जो वीडियो है वो दिल दहला देने वाला है। तो डेफिनेटली शादी जो एक हमारे भारतीय परंपराओं से जब तक सीमित है, जब तक उससे बंधी हुई है भारतीय परंपराओं से, तब तक ठीक है। लेकिन ये जो, जैसा उन्होंने खुद कहा है, जो कम्युनिज्म का कीड़ा इसमें, सोशलिज्म का कीड़ा इसमें, एक तरह से जो निंदनीय फेमिनिज्म का जो पूरा साइड है उसका कीड़ा इसमें, और बाकी 3-4 चीज़ें अगर इसमें और एक धंधा लोग बना लेंगे उसको, करोड़ों रुपए की एक्सटॉर्शन उससे की जा रही थी जो कि उसकी कैपेसिटी से भी बहुत बाहर थी। तो ये तो इसमें तो कोई कहने वाली ही बात नहीं है कि ये सब चीज़ें निंदनीय हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आज अगर मैं महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ती हूँ, मैं पुरुषों के भी अधिकारों की लड़ाई लड़ूंगी। और ये महत्वपूर्ण है कि हमारे जजेस हों, हमारे कोर्ट्स हों, हमारी संस्थानें हों, वो किसी को इस तरीके से ना मजबूर कर दें और जस्टिस के लिए इस तरीके से ना मजबूर कर दें कि उनको खुद की जान लेनी पड़े। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर आम जनता को ये उम्मीद बचा नहीं है कि कहीं भी जाओ हर दरवाजे को थपथपाओ और उसमें उनकी नाइंसाफी हो रही है, तो ये बहुत खतरनाक बात है एक समाज के लिए। इट्स वेरी रिग्रेटेबल। और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज और सख्त कार्रवाई इस पे करना, कोर्ट में का भी करना और पुलिस का भी करना। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।